यहाँ पे जितने वो अच्छे लग रहे हैं उतने ही वहाँ पे लोगों की नज़र में गिरे हुए थे। अब वो लोग मिलने को तरसते हैं। आपको देखना ही है, आपकी आपकी धारणा ही है कि गलती ढूंढना है। तो इनकी फोटो में वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या पहना है, इनके पहनावे पे आपकी नजर है। आर पार देखने की क्षमता हो तो ये सब मैं इनके भीतर देख रहा हूँ। वरना मुझे क्या जरूरत थी कि 2 दिन के लिए आया था, आज 5 महीना पूरा हो गया। भविष्य में क्या घटेगा वो उनसे अभी पूछ लीजिए आप। आज से 5 साल 10 साल बाद क्या होगा वो उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। गलत सोचते हैं, गलत कमेंट करते हैं, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इनको समझना चाहिए मेरी बात, उनको मैं पहुंचाना चाहता हूँ जो इनको बिल्कुल गलत समझते नहीं और इनकी वीडियो से माध्यम से अंदाज लगा लेते हैं। कुछ आश्रमों में मैं रहा तो मैं इनको बोल के थक जाता, अप्लाई बट नो रिप्लाई। और यहाँ उल्टा होता था, वो बुला के पूछ लेते कि ये सर कैसा वैसा। मैं बोला मैं बताया करूँ, अरे मैं पूछ लेता हूँ तो क्या दिक्कत है, आप कुछ भी हो बताया करो। जो सन्यासी नहीं है वो आ रहे हैं, जिनको उससे स्वाद है, जो उनकी माला पहनी है वो आ रहे हैं, उनको चाहते हैं वो आ रहे हैं, पुरुषों को चाहने वाले आ रहे हैं, यहाँ तो सब आ रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ पर है? मैंने घर जाना चाहा तो मैंने बोला स्वामी जी मैं 2-4 दिन के लिए जाके आऊँ। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया ना, सटीक जवाब बोलते हैं। शुरू कीजिए आप भैया, आप अपना शुरुआत कैसे क्या हुई, कैसे मिले, कब से जानने लगे? मैं सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। हाँ। स्वामी जी सखा जी जो है हमें मिले थे। हमने मेरे भाई से कुछ बातचीत हो गई थी, एक में कारोबार कर रहे थे बड़े वाले भाई और हम। उसके बाद हम स्टेशन के पीछे सामने एक दुकान ले ली थी वहाँ पे। तो सखा जी का प्रोग्राम, एक हमारे दोस्त थे इमरान गनी, वो क्रिमिनल लाइन में पहुँच गए थे। तो उन्होंने सखा जी का प्रोग्राम रखा था। मैं नहीं जानता था सखा कौन कौन स्वामी जी हैं, सगानंद है। तो ऐसे ही इतने ही लोग समथिंग बैठे हुए थे वहाँ पे और इनका प्रोग्राम चल रहा था। हम जाके पीछे वाली कुर्सी पे बैठ गए। ये जो भी बोलते रहे, बात करते रहे सबसे। उस वक्त ये लव के बारे में ज़्यादा, कोई प्यार करने वालों को जो है ज़्यादा महत्व देते थे कि कोई परेशान ना किया जाए, जो प्यार करते हैं उनकी शादी करा दी जाए, इस तरीके से। तो लवर बॉय के नाम से इन्हें लड़के जानते थे। लवर बॉय। इनका किताब उस वक्त लवर बॉय के नाम से था। तो हमने कहा होगा कोई लवर बॉय, बैठे रहे बातचीत करते रहे। हम भी बहुत छोटी उम्र थी उस वक्त। तो सारे उठ के जब चले गए, प्रोग्राम खत्म हुआ, सारे उठ के जब चले गए तो सिंगल हम बैठे वहाँ पे थे और स्वामी जी बैठे थे, सखा जी। ये कितने साल पहले की बात? ये समथिंग 98 की बात होगी, 98 या 99 की। तो बैठे रहे बहुत देर। तो हमने पूछा, हमने कहा स्वामी जी हमारा आपके परिचय तो नहीं है फिलहाल, एक दूसरे में परिचय हुआ। तो ऐसे ही बात हुई तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था, मुझे आज भी याद है, कि प्यार का क्या, ऐसी अंदर प्यार में ऐसी क्या चीज़ होती है जो एकदम फूटती है 17-18 19 साल में, 20 साल में एकदम फूटती है, तो एकदम लड़का या लड़की को एकदम प्रेम हो जाता है। ऐसा क्या चीज़ होती है? तो उस पर बहुत देर तक हमारी उनकी चर्चा चलती रही, करीब आधा घंटा और 1 घंटा बीत गया, चर्चा चलती रही। फिर कहने लगे आपका नाम क्या है? मैंने रिजवान। कहने लगे कहाँ पे रहते हो? फिर पूरा बताया उन्हें। बोले यार अच्छे व्यक्ति लगे हमें और हम मिलेंगे। तो दूसरे दिन जो हमारे पास आ गए, बैठे, चाय मंगाई, चाय पी, फिर चर्चा चलने लगी। फिर तीसरे दिन फिर आ गए। फिर डेली हम लोगों की आना जाना, बातचीत करना होता रहा, चलता रहा। तो उसी बीच इन्होंने एक जगह ले ली थी, रूम ले लिया था वहाँ पे अशफाक नगर चौकी के सामने। घर से बाहर आ गए थे, सपना जब आई थी तो बाहर रहने लगे थे। तो उस स्थिति में स्वामी जी 2-2 चच्चर दिन नहीं आते थे। तो फिर हम फोन करते थे क्या बात है, क्यों नहीं आए? अरे यार ऐसे ही मन नहीं हुआ,
नहीं आए, ऐसे मन नहीं हुआ, क्या बात है क्या नहीं। तो ऐसे ज़्यादा घनिष्ठता होने लगी। रमज़ान आए तो आए बैठे, रिजवान यार चाय मंगाओ। तो हमने, स्वामी जी मेरा तो रोज़ा है। तो दूसरे दिन से फिर स्वामी जी रोज़ा रखने लगे। हमने दूसरे दिन आए, कहने लगे, हमने कहा, स्वामी जी चाय मंगाएं क्या? कहने लगे नहीं, मेरा भी रोज़ा है। तो ऐसे ही मेरे साथ फिर रोज़े भी रखने लगे। और जब कोई आदमी इतना हो जाता है, जब हम रोज़ा हैं और वो चाय नहीं पी सकते हैं, और तो फिर मेरे वजह से वो रोज़ा रखने लगे, तो दिल में एक प्यार और बढ़ने लगा और मोहब्बत बढ़ने लगी कि मेरे जैसा ही एक आदमी और भी है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम वहाँ पे रहते रहे, और बहुत बुरी स्थिति में स्वामी जी वहाँ पे रहे। जो भी हमसे मदद हो सकी, थोड़ी बहुत, जो हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत जो भी मदद हमसे हो वो हमने करी, उनकी जो भी कर सकते थे। उसके बाद कहने लगे, यार रिजवान हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, दिल्ली जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली चले आए। सपना कहीं पे नौकरी वगैरह करने लगी थी, काफ़ी टाइम दिल्ली रहे। उसके बाद फिर आप आ गई, तब भी फिर आज जब आप आई थी तब भी मैं गया था 2-3 दिन के लिए, आपके टाइम पे गया था। मुलाकात हुई थी आपसे भी। तो ऐसे ही हमारा सब चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। मगर आखिर में कोरोना आया। कोरोना के बाद हमारे ऊपर इतना बुरा टाइम आया कि सिवाय सुसाइड करने के अलावा और मेरे पास कुछ और बचा नहीं था। एक दिन फ़ोन आता है स्वामी जी का, आप लोग शिफ्ट हो गए थे वहाँ पे चंडीगढ़ में। फ़ोन आया, रिजवान क्या हाल है? हमने, कुछ नहीं यार, बहुत कंडीशन ख़राब है। बोले अभी जल्दी आ जाओ, तुम हमारे पास चले आओ, बीवी बच्चों को लेके आना। तब हम तक चंडीगढ़ गए थे। कहने लगे बीवी बच्चों को लेके। तो हमारे बीवी बच्चे कहते हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा हमारे लिए। तो स्वामी जी का तो जो जितनी हम तारीफ करें वो तारीफ के लायक नहीं, हम तारीफ के लायक नहीं उनकी तारीफ कर सके। उनका तो हम कैसे भी कुछ भी उतार ही नहीं सकते हैं। जो फरिश्ता है वो मेरे लिए फरिश्ता है, ऐसे समझ लीजिए। फरिश्ते का काम करते हैं वो मेरे लिए। और दोस्ती का तो ऐसा रहा कि दोस्त तो बड़े दगाबाज होते हैं। अब बहुत लोगों ने दोस्ती को बदनाम कर रखा है, बड़ा दगाबाजी दोस्ती में करते, तो हम दोस्ती का तो नाम ही नहीं लेते। तो उसके बाद जो है अभी तक का सफ़र ऐसा रहा कि हमें तो ऐसा लगा कि बाप भाई परिवार जैसा, कोई दुख दर्द कुछ भी होता है कि तुरंत फ़ोन आ जाता है, हाँ रिजवान क्या बात है। तो पता नहीं कैसे उन्हें खबर लग जाती है। और जबकि आप कुछ नहीं कहते हो नहीं, उनसे। कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हम 2-3 बार स्वामी जी उनके लिए सोच लेते हैं, मेरे पास फ़ोन आ जाता है। जैसे बैठे चुपचाप और कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, और हमने 2-4 बार सोचा कि लाओ यार स्वामी जी को फ़ोन लगाएं, लाओ यार फ़ोन। तो 2-3 घंटे के बीच में उन 2-3 घंटे में हमारे फ़ोन लगाने से पहले उनका फ़ोन ज़रूर आ जाता है, पता नहीं अल्लाह जाने कैसे। हम्म, तो ये यहाँ तक का मुझे जो पता था मैंने बताया। तो आप उनकी लाइफ कैसी रही हमेशा से, जैसे आपने देखी शुरू बहुत से? बहुत ईमानदार, कैसी बहुत मतलब? ईमानदार। सच बोलना, सच्चाई का साथ देना, सच्चे लोगों का साथ देना, और अपने आप खुद सच बोलते हैं। भले ही उन्हें कोई उनकी गर्दन उतार दे, वो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे सच्चे आदमी के साथ जुड़ना, मेरी समझ में हर आदमी को जुड़ना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। क्योंकि आज के वक्त में सच्चा आदमी मिलना जो है बहुत मुश्किल पड़ता है, नहीं मिलता है। तो सच्चाई में जो है, जो आदमी जीता है, सच्चाई में जीता है, तो उसे झूठे लोगों से इतनी नफरत होती है, इतनी नफरत होती है, तो बता नहीं सकते हैं कि जो अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसके लिए ये समझ लीजिए 1 मेडल बराबर उसके लिए हो जाता है। एक झूठ 1 मेडल बराबर हो जाता है कि इसने मुझसे झूठ बोला कैसे। तो स्वामी जी का सबसे अच्छा तो ये लगा कि सच्चे हैं, ना वो झूठी कहानियाँ कहते हैं, ना झूठी कहानियाँ बताते हैं। जो सच्चा होता है वो सच्ची बात कहते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लगी, इसलिए हम जुड़े हैं उनसे, ऐसे जुड़े हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जो अगर वो कहें कि
रिजवान तुम्हें रात भर ऐसे ही खड़े रहना है ठंड में, तो मैं रात भर ऐसे ही खड़ा रहूंगा उनके लिए। हो सकता है मेरे भाई या बाप या माँ कोई भी कहे तो उनके लिए शायद ना खड़े हो, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई है वहाँ पे सच्चाई का जो है सहारा अल्लाह देता है। वो हर एक को सच्चा आदमी बनाने की कोशिश करता है, मगर आदमी बनना नहीं चाहता है। और जो सच्चे आदमी होते हैं उनका साथ अल्लाह देता है। मैं तो ये कहूँगा कि उनका साथ अल्लाह देता है, और उन्हें जो भी कर रहा है ऊपर वाला जो है उनके साथ अच्छा कर रहा है। झूठों का जो है मुंह काला कर रहा है और सच्चाई का मुंह उजाला कर रहा है। और कुछ घटनाएं जो आपको लगे हम सबसे शेयर करनी है, कुछ किस्से कहानियां जो भी आपके पास हो? रिजवान भैया मुझे पूछना है, वो किस्सा कौन सा था कि आप बहुत सारे लोगों को लेकर सखा के लिए गए थे, कहीं गए थे थाने पर या कहाँ पे? वो किस्सा क्या है? वो किस्सा मुझे नहीं पता पूरा। सखा के लिए सखा को खाने पे लेके किस्से तो हमारी जिंदगी में बहुत है सखा के साथ। अब वो बताएंगे तो दिन रात गुजर थाने जाएगी। थाने वही। पुलिस थाने में जब ये पुलिस थाना हुआ था तब गए थे हम लोग, और जब तक पुलिस ने छोड़ नहीं दिया। क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? हाँ, किस वजह से ये कुछ नहीं, सब? इनके साथ ये घटना हमेशा रही सच्चाई का साथ देने के लिए। लड़की लड़के आते थे, रेस्टोरेंट में बैठते थे, और ये उन्हें जो है प्रोत्साहित करते थे कि प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपस में प्रेम करो। और सबको चाय पिलाते थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में। सन्यासी भी 2-4 आ जाते थे। उस बीच लोगों ने शिकायत ये करी कि यहाँ पे जो है गलत धंधे हो रहे हैं, लड़की लड़के मिलवाए जा रहे हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पुलिस ने रेड डाली थी वहाँ पे, तो उसमें पुलिस ने पकड़ लिया था, सखा जी को मारा भी था वहाँ पे, काफ़ी टॉर्चर किया था। तो फिर हम लोग सब पहुँचे थे, दोस्त थे, विक्रांत थे, हम लोग थे, सब काफ़ी लोग वहाँ पे थे। तो पहुँचे तो काफ़ी टाइम के बाद छोड़ा, जब उन लोगों को ये पता लग गया कि कोई गलत काम नहीं कर रहे थे ये लोग, और जो है कि खाली प्रेमियों को बैठालने की बात कर रहे थे। अब तो हर रेस्टोरेंट में प्रेमिका बैठते हैं। उस वक्त जो था एक नया नया था जब स्वामी जी ने ये चालू किया था, और अक्सर ये होता है, ये जब करते हैं बिल्कुल नया नया ही करते हैं और उसके बाद वो पुराना हो जाता है। स्वामी जी का ये रहता है कि बाद में पुराना होता है, पहले ये नया करते हैं, क्योंकि इनकी सोच जो होती है आगे आगे चलती है। ये स्टार्टिंग जो करते हैं, अब जैसे ये रिजॉर्ट बनाया आपने, आश्रम बनाया, ये रिजॉर्ट बनाया, ठीक है, देखना है इस एरिया में कितने खुल जाएं, कितने बना लिए जाएं, धीरे धीरे आप देखना। मगर पहल स्वामी जी की है यहाँ पे। तो हम लोगों के साथ तो ऐसा रहा, संघात, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी वो हुए, मगर कुल मिला के हमने ये देखा है कि ये बंदा सच्चाई का साथ दिया हर जगह, और सच्चाई की जीत हुई हर जगह। मैं तो ये कहूँगा, वाकई मेरे सजानपुर में तो अकेला बंदा है जो, वरना हम सहारनपुर नहीं आते यहाँ पे। सही बात है। सजानपुर में और भी बंदे होते तो हम सहारनपुर क्या करने आते, इनसे मिलने क्यों आते। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पूरे शहर में हम ढूंढे छाने जो, और तो एक ही जो बंदा निकल के आया और ये भी भागा है इधर। तो जो इलेक्शंस वगैरह किए थे उस समय आप थे? जी, इलेक्शन किए थे, संघपाल को इलेक्शन लड़ाए थे। हालांकि मेरे पीछे पड़े हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमने मना कर दिया। उस वक्त हमने यूँ मना कर दिया कि हमारे यहाँ तनवीर चेयरमैन जो है वो हमारे भाइयों में लगते हैं, अच्छा उन्हीं का इलेक्शन हम लड़ाते हैं। उनसे सपोर्ट ये मिलती है कि जो अगर कहीं भी कोई लड़ाई होता, झगड़ा होता, या कोई नेतागिरी की कोई भी बात होती, हम फ़ोन कर देते, भाई ये काम है, SP DM कुछ कहीं का कुछ भी हो, तो वो सारे काम करा लेते। तो हमने स्वामी जी से कहा, हमने कहा यार जीत भी पाएंगे नहीं और इनसे बुराई हो जाएगी। तो कहने लगे संघपाल कैसे रहेंगे, हमने कहा संघपाल को लड़ा दीजिए, तो संघपाल को फिर लड़ाया। विषय मुद्दा क्या था, किस? वही
प्रेमियों का प्रेमियों का हाँ मतलब प्रेमियों के कॉलेज- लिए लड़ाई लड़ते रहे वहाँ शाहजहानपुर हाँ। में जब तक रहे, जब तक प्रेमियों के लिए संघर्ष करते रहे। टोपी चुनाव निशान था। जहां जहां हम लोगों ने कन्वेंसिंग नहीं करी थी, वहां वहां भी मेरी समझ में टोटल 8-10 हजार वोट भी मिला था। और उन जगहों से फोन आ रहा था कि भैया वोट हमने डाल दिया है, मगर ये है कि मेरी सपोर्ट में रहना। हाँ। लड़के लड़कियों ने खूब वोटिंग करी। मतलब ऐसा मुद्दा तो मुद्दा उठता और कुछ नहीं था, ना सड़क का मुद्दा था, ना पानी का था, ना लाइट का था। प्रेम का मुद्दा था। रिजवान भैया, अभी शाहजहानपुर में द ग्रैंड आर्क में हम लोग गए थे जी वहाँ पे एक लड़का मिला था जी 2-3 साल पहले। जी सखा हम लोग तो जानते नहीं थे। हाँ, वो बोला कि 2008-9 में वो सखा से मिलने आया था कि मेरी प्रेमिका है, वो शादी के लिए मान गई है, घर वालों को कैसे मने कैसे 20 मने? साल बाद। हाँ। तो मतलब ये किससे वहाँ पे और लोग भी नहीं, इसी तरह ये- से वो जान रहे हैं। ये सब स्वामी जी से ये सब राय मशवरे करने लड़के बहुत आते थे। हाँ, जब हमारे वहाँ पे बैठते थे, दुकान पे हम लोग बैठते थे, तो शायद 2-4 तो डेली आ ही जाते थे। इस तरीके के लोग आ जाते थे कि अब क्या करें। लड़कियां आती थी इसलिए कि मेरे तो सब लोग माने हुए हैं घर वाले, प्रेमिका लड़के वाले नहीं मान रहे हैं, तो अब क्या करें। तो स्वामी जी उन्हें सजेशन देते रहते थे कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। और कहीं से ना हो तो हमें बताना, फिर हम कराते हैं, हम मदद करेंगे। मदद करते हैं। स्वामी जी ने तो इतनी मदद करी लड़का लड़कियों की, जब इनके पास कुछ नहीं था तब भी जेब में हाथ डाला, जो भी 1500 निकले और उन्होंने दे दिए। बोले जाओ, रजिस्ट्रेशन फ्री करा दिए, शादियां फ्री करा दी, पता नहीं कितनों की तो शादियां करा दी। बढ़िया। और किसी को कुछ पूछना है, जानना है, पूछ सकते हैं। होम टाउन के किस्से अगर कोई पूछना चाहता है तो। हाँ। सखा के hometown के हैं। होम टाउन में स्वामी जी ने बहुत परेशानियां झेली हैं। यहाँ पे जितने वो अच्छे लग रहे हैं, उतने ही वहाँ पे लोगों की नजर में गिरे हुए थे। अब वो लोग मिलने को तरसते हैं, जो लोग गालियां दिया करते थे पहले। और जब अपने घर पे आप लोग पहुँचते हो तो उनमें से कई लोग ऐसे आते हैं जो गालियां ही देते थे, और वो अब आते हैं, बैठते हैं, अरे भाई स्वामी जी से हमें मिलवा दो। कई बार स्वामी जी से हमने कहा, हमने यार ये आदमी अच्छा नहीं सोचता है, ना मिलो। अरे यार आने दो यार, होगा, जब से सुधरे तब से सही। उनकी नजर में तो ऐसा ही है। हाँ, जब से सुधरे, जो बता के रहे आदमी क्या वो यार फरिश्ता है यार, कभी किसी की बुराई नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात है ये कि बुराई नहीं। हम लोग एक साथ सब लोग बैठते उठते हमेशा रहे, ना झूठ बोलना और ना किसी की बुराई करना। और जो अगर किसी की बुराई भी है, छोड़ो यार, उसके काम उसके साथ, हम लोगों को जो करना है वो करो यार। तो ये एक 4 लोग बैठते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करने लगते हैं ना, वो बात नहीं है। उनका घर परिवार के बारे में कुछ। घर परिवार तो सभी लोग जानते हैं। वो 4 या 5 बहनें हैं शायद। वो बहनें तो बड़ी थी काफी, उनकी शादियां हो गई थी। हम जब जाते थे वहाँ पे पहुँचते थे तो शादियां हो चुकी थी। और सबसे मिलनसार बहन जो दिल्ली वाली है, बीना दीदी, वो रही हैं हम लोगों के बीच में। वो सबसे ज्यादा मिलनसार रही हैं हम लोगों को। अच्छा, उनके पिताजी के साथ भी आपका मिलना, उठना पिताजी से बैठना, बहुत बैठना उठना वो होता था। उनके बारे में भी बताइए। क्या ऐसे आप वो भी बिल्कुल साधु आदमी थे। स्वामी जी तो थोड़ा सा हाँ कड़कैल है, क्रांतिकारी हाँ हैं? क्रांतिकारी है। वो बिल्कुल साधु थे। उन्हें क्या था, अपना टाल था वो लकड़ी का, और वो रेस्टोरेंट था, वहाँ जाके बैठ जाना था। अपना एक नौकर था, उससे वो अपनी लकड़ियाँ वगैरह फाड़ता रहता था, बेचता रहता था। उन्हें सिर्फ अपना घर चलाने से मतलब था, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। और सबसे ज्यादा किसी की फिक्र थी तो इनकी राजे की थी। पूछते थे, राजे कहाँ है, रिजवान राजे कहाँ है, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। कई बार हमसे कहा
कोई परेशानी हो मुझे बता देना आगे के लिए। तो हमने नहीं स्वामी जी, पिताजी कोई ऐसी बात नहीं है और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घर पे कहीं बाहर रहते रहते घर पे कहीं हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कभी पहुंचते थे पिताजी से मिलने के लिए, नहीं जाते थे। ये संन्यास के बाद। हाँ संन्यास के बाद हम्म, तो पिताजी इनके पीछे पीछे घूमते रहते थे और इन्हें सोचते रहते थे कोई कारोबार करा दें, कोई कहीं ये सेटल हो जाएं। ये उनकी ये मर्जी थी कि ये कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि बढ़िया बुद्धि से थे वो लोग। वो ये चाहते थे कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, ये है, कारोबार है, घर मकान है, इनके अलावा कोई है नहीं, तो ये देखें। तो जब दिल्ली रहने लगे, उधर आश्रम रहने लगे, फिर दिल्ली रहने लगे, दिल्ली बीमार हो गए तो लेके गए वहाँ पे, खूब सेवा करी। उसके बाद स्वामी जी ने वहाँ पे जब वापस आए तो हम गए वहाँ पे, हमने पूछा, हमने अंकल जी कैसे रहा, कैसे, अरे कहने लगे बस हम तो जिंदगी जी गए वहाँ। बड़ी तारीफ करी, कहने लगे भाई बहुत सेवा करी हमारी। तो उनका भी ये विचार था कि ये कुछ आगे बढ़े, कुछ करें, पिताजी का और हर माँ बाप का रहता है मेरी समझ में, तो आगे बढ़े कुछ करें, और उनका था तो कुछ ऐसा खास नहीं। वो बहुत ही साधु और बहुत, कभी पुड़िया पान तंबाकू शराब कुछ नहीं, मीट मछली कुछ नहीं, बस उनका ये था कि बिजनेस अच्छा रहे, मेरा बिजनेस अच्छा रहे, मेरा घर बार सबको, स्वामी जी की जो बेटियां थी उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कहना तैयार करके वो गए। बाद में शादियां आदियां स्वामी जी ने करी, यहाँ पे सखा जी ने करी, तैयार वो करके गए थे पढ़ाई लिखाई को। और उनकी बीबी जो थी, पत्नी जी जो थी सखा जी की, वो भी बिल्कुल देवी थी भाई। आप तो मिली हैं उनसे? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं तो उस लेडी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। उसने भाई बहुत बहुत बच्चियों को, दोनों बच्चियों को इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए कि आज दोनों बच्चियां सेटल हैं। कहने वाले एक तो टीचर है और एक वो अच्छी जगह वो भी है, पढ़ी लिखी, बढ़िया परिवार रहा। और माता जी उनसे भी अच्छी रही, माता जी ने सारा संभाल रखा था, जब चलने से मजबूर हो गई तब घर में बैठ गई थी। मानो बाकी तो बहुत अच्छा परिवार रहा, तो अच्छे से कमाया उन लोगों ने, खाया, सबको खिलाया, बहुत बड़ा परिवार था। और पिताजी ने तो बड़ी जिम्मेदारी निभाई। अब स्वामी जी जो है बिल्कुल फ्री हो गए। तो उनकी शहर में हमने सुना है प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है उनकी शहर में। रेस्टोरेंट जो है पड़ा हुआ है, उसमें जो अगर मेरी समझ में दुकानें ही बनवा दी जाए तो मेरी समझ में कुछ नहीं तो 10 लाख रुपए महीना आएगा। पर वो क्या कर रहे हैं? वो बंद है, तो चाबियां मेरे पास है। बंद है। उसमें जब हम खोलते जाके तो इतने कबूतर उसमें रहते हैं कि कड़बड़ कड़बड़ होते हैं, भागते हैं। तो चिड़ियों ने बसेरा कर रखा है। मेन मार्केट में, सदर में पड़ा हुआ है। अभी सरकार को वापस देने के लिए बातचीत चली थी, कुछ फॉर्मेलिटी करी भी थी। तो मतलब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो महीने के 10 लाख दे सकती है, वो सरकार को वापस देने के लिए बात कर रहे हैं। सरकार को हम वापस दे रहे हैं। तो फिर वो कहेंगे कि आदमी क्या, वो फरिश्ता है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं है। उसे तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो जो जिसका जो हो वो ले जाए। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आपने सखा के साथ कभी ऐसा अनुभव किया जो कोई पारलौकिक घटना हो, चमत्कार हुआ कुछ ऐसा? देखिए, सखा जी का चमत्कार ये है कि दूरदर्शी तो है। आने वाले टाइम को वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आने वाला टाइम है, ये क्या रहेगा, मतलब भविष्य में क्या घटने वाला है, भविष्य में क्या घटेगा, वो उनसे अभी पूछ लीजिए आप। आज से 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, वो उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। और आपको यकीन नहीं होगा और बाद में वो सच होगा। ऐसा होता है, ऐसा रोजी होता है कि कई बार होता है हम लोगों में, दोस्तों में, हम लोग जब बैठते हैं, अरे यार फेंक रहे हो यार, कहाँ ऐसा होता है यार, ऐसा नहीं। और उसके बाद जब देखते हैं, टाइम जब आता है तो अरे यार
बिल्कुल यार सही कहा था, बिल्कुल सही बात थी। तो दूरदर्शी तो हैं ही, और मेरी समझ में उन्हें गॉड गिफ्ट भी है। ऐसे इंसानों को गॉड गिफ्ट भी होता है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं उनके बारे में कहूँगा, क्योंकि फिर भगवान आदमी मानने लगता है। जब ज़्यादा कुछ हो जाता है तो उसे भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, हिंदुओं में खास करके। तो हम उनके लिए इतना ही कहेंगे कि वो दूरदर्शी भी हैं और आने वाले टाइम को अच्छी तरीके से बता देते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, हसमुख स्वामी जी, आपका सफर भी बताइए, कैसे टकरा गए आप उनसे? मतलब कहाँ से शुरू करूँ आप? जहाँ से आप चाहें, नहीं, मैं यहाँ आया उस दिन से शुरू करूँ। जहाँ से आप आपने सखा को जब से देखा, हाँ, क्या? बस ये हाँ, दैट इज हाँ। द मेन पॉइंट। ये सही बात है, क्योंकि मेरा सफर वहीं से उनका ताल्लुक वहीं से हुआ। मिली नजर जब से। पहले मैं यहाँ से, पहले तो मैं बताऊँ कि मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, क्योंकि शुरुआत वहाँ से होगी। और मैं ओशो केसर फार्म मोरबी गुजरात आश्रम में स्थित था। वहाँ आश्रम तो किसी सन्यासी ने बनाया था, बिल्डर था, लेकिन मैं वहाँ 6-7 साल रहा। पूरा आश्रम वन मैन शो था। सब लोग आके ठहरते थे, ध्यान कराना, इनकी सुविधा का ख्याल रखना, ये सब मेरा काम था। लेकिन हम लोग वहाँ बार बार सखा जी की वीडियो देखते थे। 2-4 लोग मिल जाए तो बोले देखो ये प्रवचन सुनने जैसा है, देखने जैसा है। तो कभी पूरा सुना, कभी अनसुना, कोई समझ नहीं पाते थे। बोले ये तो ओशो की बात करते हैं, पॉजिटिव करते हैं कि नेगेटिव, कोई पकड़ नहीं पाता था। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ अलग सा है। और जब भीड़ से आदमी अलग अपना मंतव्य देता है, कुछ अनूठी बात करता है, तब कुछ विशेष कर होता है उसके भीतर, वही बाहर निकलता है। तो मेरे मन में तो ये बात पड़ी थी। फिर मैं आश्रम छोड़ के पूरे देश के अंदर उड़ीसा, बॉम्बे, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, और फिर मैंने नर्मदा परिक्रमा भी की पैदल। तो लंबे अरसे के बाद चलते चलते मैं बॉम्बे गया। वहाँ मैं कैंप भी लेता हूँ, और मेरे सन्यासी मित्र हैं, चाहक है मेरे, उनके वहाँ भी जाता हूँ। तो फिर वहाँ मैंने एक दिन वीडियो फिर से देखा, तो ये आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। और वहाँ सब मतलब बिल्डिंग बनने की संभावनाएं, और कौन से कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ये बता रहे थे। तो फिर मेरी जिज्ञासा जगी कि हर ओशो आश्रम की कंपैरिजन में मेरा मन कंपेयर करने लगा, क्योंकि मैंने बहुत ओशो आश्रम देखे और ओशो आश्रम की गतिविधियों से मैं पूरा वाकिफ हूँ, क्योंकि मैंने आश्रम चलाया, मैं वहाँ था, सन्यासी आए, कई मित्र जुड़े, कई मित्र बिछड़ गए। लेकिन ये कुछ मुझे अलग लगा, क्योंकि ओशो की एक बात थी देशना में कि स्वार्थी बनो। अब किस अर्थ में स्वार्थी बनना कहा, ये सन्यासी समझे कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अलग देखा। क्योंकि मैंने फ़ोन लगा के पूछा तो बताया गया कि यहाँ पर ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, फिर फ्री शिविर है। और हमारा इरादा है कि देश भर से लोग आए। तो मेरी रुचि और बढ़ गई कि ये तो थोड़ा ह्यूमैनिटी बेस्ड वर्क होने लगा। और कोई सन्यासी ऐसा करता है? अगर ये स्वार्थी है तो ये तो स्वार्थ वाला काम नहीं, ये तो परोपकार वाला काम है, किसी को देने वाला काम है, लुटाने की बात है। और भला अपनी जेब से कौन लुटाता है? कोई लुटाने को राजी नहीं है। और मैंने फ़ोन लगा के पूछा। इससे पहले तो हमने ऋषिकेश की वीडियो देखी थी, ऋषिकेश में वो क्या कर रहे हैं, हमने सोचा भी कि ऋषिकेश चले जाएं, लेकिन परमात्मा को जो समय तय था
वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरा जब आना लिखा होगा उस वक्त के लिए उस टाइम मैं नहीं आ पाया, तो फिर घूमते घूमते मैं बॉम्बे था, तो एक दिन फिर वीडियो देखा, तो फिर मेरा मन नहीं रहा कि सखा जी के पास जाके रूबरू ही जानना चाहिए। वीडियो कितनी देखते हैं, कैसे कैसे लोगों की देखते हैं, आदमी का असली चेहरा भी हम नहीं देख पाते, कितने मुखौटों पे जीता है आदमी। तो इनको तो मिले बिना कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सुनना, और मैंने तय कर लिया। तो जिसके घर था मैं वो सन्यासी था, उसको मैंने बताया कि देखो अभी यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, अभी तो मैं फ्री हूँ, मेरे दिन ऐसे कटे, ये तो अच्छा नहीं लगता, मुझे रुचि नहीं है, कहीं कुछ काम में जुड़ जाओ। तो मैंने बताया कि वीडियो देखो, तो उसने भी देखा, बोले मेरी समझ की बात है, आप जो सोचोगे। तो नहीं, मैंने बताया कि नहीं, मैं अब यहाँ जाना चाहता हूँ और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो उसे भी लगा, वो मेरा चाहक है, तो लगा कि इनकी मौज है, इनको जाना है। तो 2 दिन के बाद उसने लाके टिकट रख दी मेरे हाथ में, तो लो स्वामी जी। मैंने यहाँ पहले पूछ लिया था, तो उन्होंने सॉल्ट में, पहले तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी सखा जी को, फिर मैंने मैसेंजर में मैसेज किया, क्योंकि यहाँ की प्रोसीजर क्या है, किसके हाथ में क्या काम है, और मैं समझता हूँ जिसके हाथ में जिसको काम है वही करे, वो अच्छा है। तो मैंने डायरेक्ट कोशिश की, तो मुझे कहा कि इनसे बात कीजिए। तो रजनीश भैया से मेरी बात हुई, तो बोले लिखा स्वामी जी आ जाओ। अब मैं तो ट्रेन में बैठ के सहारनपुर आ गया, और जैसे मुझे बताया गया इस तरह दाऊदपुरा आया, फिर तिवड़ा गांव आया और आश्रम तो पहुंच गया। अब दिक्कत मेरी यहाँ शुरू हुई। यहाँ तक तो मुझे परमात्मा ने खूब सहयोग दिया। यहाँ जो बंदा काम कर रहा था उसको ये आश्रम पूरा देखभाल के लिए दिया गया था। मैनेजर समझो, केयर टेकर समझो, जिम्मेदार समझो, कुछ भी। तो उसने तो बताया कि स्वामी जी आप तो ऐसे कैसे आ गए हो, यहाँ तो ऐसा है वैसा है। तो मैं थोड़ा ये हो गया कि अरे इतनी दूर से आया। फिर मैंने बताया कि भाई देखो मैं ऐसे नहीं आया हूँ, ये पढ़ो आप मैसेज मेरे, उसका रिप्लाई पढ़ो। फिर बोला एक आध दिन रहो फिर आप चले जाना। तो मैं बोला ठीक है। मैंने बोला मैं कल नहीं परसों सुबह चला जाऊंगा, क्योंकि अगर जहाँ सम्मान का सवाल आता है तो कोई सन्यासी होगा असली, वो रुकेगा नहीं, उसको ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बताया परसों सुबह चला जाऊंगा। तो 2 दिन का मौका मिला, इसमें मेरा मतलब वो बाजी पलट जाती है ना, इसमें गेम में कुछ एक का आ जाता है, बादशाह आ जाता है। मेरा हाल भी ऐसा हुआ। कुछ दिनों में कुछ गांव से सन्यासी आते थे। यहाँ बालेश्वर स्वामी जी पुराने हैं, गांव के हैं और सन्यासी भी है, इनके साथ भी बैठना हुआ। तो वो सन्यासियों के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ। तो जिसने मुझे कहा था कि आपको कल परसों जाना है, अभी ये सब माहौल देखकर न जाने उसे सखा जी के पूछा कि नहीं, मुझे यकीन नहीं था। बोले सखा जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैं बोला ठीक है भाई, आप जिम्मेदार आदमी हो, जो कहते हैं हम मान रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर सखा जी का एक बड़ा सम्मान समारोह होने जा रहा था। ये सम्मान समारोह की वजह से मुझे थोड़ा सहयोग मिला, क्योंकि उसको मैंने पूछा कि भाई देखो कल सुबह मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो मुझे आपकी बात मुझे माननी है। तो उसने बोला नहीं देखो, अभी तो मैं 6 अगस्त को आया, 11 अगस्त का इनका सम्मान समारोह था। तो बोले 4-5 दिन है सम्मान समारोह के बाद, दूसरे दिन चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है, आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ। अब सम्मान समारोह इतना बड़ा हुआ, इतने लोग आए, बुद्धा हॉल पूरा खींचो खींच हो गया। और मैं पियक्कड़ आदमी रहा, ओशो का सन्यासी। मुझे जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं, मैं मीरा की तरफ झूमने लगता हूँ, मेरा मन झूमने लगा। इतना बड़ा हॉल, इतना अच्छा वातास। मैंने तय कर लिया कि चलो एक दिन का मौका है, नाचेंगे झूमेंगे, सखा जी से मुलाकात हो जाएगी। अब उस दरमियान सखा जी का आगमन हुआ आश्रम में। रजनीशपुरम था उस टाइम तो।
तो मुझे किसी ने बताया कि आप मिले तो नहीं हो। मैं बोला नहीं, हम मिले नहीं है। तो बोले अब मौका है। तो सखा जी आ गए। तो रसोई घर के पास एक खाट बिछाई थी, वहां सखा जी बैठे थे। चेयर हो या टेबल हो पता नहीं, याद नहीं। तो मैं सामने से आ रहा था। अब देखो हालात कैसे बदल गए। इनका मन, मेरा मन, मुझे कुछ बताना ना पड़ा। इन्होंने कहा आइए स्वामी जी। चेयर बताई, मैं बैठ गया आराम से। मेरे हालचाल पूछने लगे। मैं अंदर से कुछ सोच में पड़ गया कि आज तक तो यहाँ का बंदा मुझे डरा रहा था कि ऐसा है, इनका नेचर ऐसा है, आप कैसे बात करोगे, और मुझे तो बात करनी नहीं पड़ रही। फिर सखा जी के साथ चाय नाश्ता हुआ, फिर 2-4 बातें कही। तो मैं मोरबी आश्रम से आया हूँ, तो यहाँ जो नियति जी है उसको बुला के बताया कि भाई ये मोरबी से है। तो मेरा परिचय करवाया, मुझे भी अच्छा लगा। मतलब छोटी छोटी बातों को इन्होंने ध्यान में लिया, खास बुलाकर मेरी बात करवाई। कभी आपके वहाँ से, फिर हम चाय पानी किया। फिर मैंने बताया कि मैं इस तरह आया हूँ। बोले जाने की क्या जल्दी है, आप अभी तो रुको, मैं बात करूँगा आपसे। फिर मुझे तो मतलब जान में जान आई। मैंने तो बॉम्बे बोल भी दिया था कि भाई देखो मेरा रिटर्न टिकट भी तैयार रखवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सहयोग नहीं मिल रहा। क्योंकि जो मेन आदमी होता है, गुरु समझो या सखा जी के नाम से बताओ, जो करने वाले होते हैं अंडर में, उनके ऊपर बहुत खास निर्भर रहता है। क्योंकि इनके ऑप्शन में तुम जो प्रतिबिंबित करते हो वो पहचान बन जाती है। तो जब सम्मान समारोह हुआ, मैं खुलकर नाचा, सबकी पहचान हुई। यहाँ के सन्यासी बहुत आए थे, गांव के आए थे, सहारनपुर के आए थे, और जिस डॉक्टर साहब ने ये सब आयोजन किया था उनसे भी परिचय हुआ, पूरी टीम से परिचय हुआ, और ये लोग भी खुश हुए, सबसे मेरी मुलाकात हुई। तो दूसरे तीसरे दिन सखा जी के साथ बैठना हुआ, हम दोनों पर्सनल बैठे थे। तो मुझे जो बताया गया था ना, वो इंसान उनमें था ही नहीं। मैंने देखा, अरे ये मुझे तो बताया गया था कि आपको इस तरह से बात करना है, जैसे कोई आर्मी में ट्रेनिंग की जाती हो। मुझे बड़ी हंसी आई कि अरे, और सरल और सहज। मतलब मैंने भी फिर आराम से मैंने बात की, सवाल जवाब इतने हुए, लेकिन फिर तो पता नहीं, इन्होंने रुकने का सवाल आया ही नहीं मेरे लिए। इन्होंने खुद मुझे ऑफर दिया कि स्वामी जी यहाँ पर गांव के बहुत सन्यासी है, पुराने सन्यासी, और मैं ये गांव में रहा हूँ, मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक है, और मैं चाहता हूँ कि ये गंगा यहाँ बही है, उसमें सब स्नान कर पाए। हम उनके लिए यहाँ ध्यान विधि खोल देते हैं, आप हर संडे को, हर रविवार को यहाँ ध्यान करवाए। तो मेरा तो अंदर इतना उत्साह बढ़ गया, क्योंकि ओशो के ध्यान करवाना, ओशो का काम करने में निकला हुआ बंदा, मुझे ओशो का काम दिया गया, मैं खुशी से समाया नहीं। अब मेरे पास लफ्ज तो थे नहीं, और उनको लफ्ज की जरूरत भी नहीं थी, वो तो मेरा चेहरा पढ़ लेते थे, पढ़ लिया इन्होंने। तो मेरा रुकने का तय हो गया कि हर संडे प्रोग्राम कराना है, हर शाम को इवनिंग में। बोले आप थोड़ा इवनिंग में ध्यान रखो, जैसे सत्संग होता है, ये म्यूजिक सिस्टम देख लो, और आप उसमें भी थोड़ा हिस्सा लो, आप अपना अनुभव शेयर करो। और मैंने पूछा कि मैं क्या क्या करूं। बोले आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो, आपके मन में आए वो ध्यान कराओ, मन में आए वो कीर्तन कराओ। मुझ पर इतना यकीन रखना मेरे लिए बड़ी अंदर से कुछ खुशी हुई कि इनके भीतर एक जो क्षमता है वो मुझे दिखाई दी। फिर तो मैं यहाँ धीरे 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 हर संडे ध्यान कराता गया। 20-25 लोग भी आए, और गांव से आने वालों के लिए भी सुविधा कितनी। यहाँ आए, सुबह में चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और हरिक पे गुन गाना, और फिर अपने घर जाना। इतनी अच्छी सुविधा, अच्छा माहौल। फिर बार बार मुझे बुलाने लगे, पूछने लगे कैसा चलता है, क्या है। हर जगह उल्टा है,
कुछ आश्रमों में मैं रहा तो मैं इनको बोल बोल के थक जाता, अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई। और यहाँ उल्टा होता था, वो बुला के पूछ लेते थे कि ये सर कैसा वैसा। मैं बोला मैं बताया करूँ, अरे मैं पूछ लेता हूँ तो क्या दिक्कत है, आप कुछ भी हो बताया करो, आपको तो दिक्कत नहीं। तो अब मैंने बॉम्बे वाले दोस्त को मेरे वीडियो भेजे, उसने देखे भी स्टेटस में, तो उसने सामने से बोल दिया कि स्वामी जी आपका अब आना तय नहीं लगता है और आपका रिजर्वेशन कराना जरूरी नहीं है, वो भी समझ गया। अब जिस आश्रम में मैं था 7 साल से, वो बंदा मैं निकला तब बहुत दुखी था। मैं 1 साल से बाहर घूम रहा हूँ, तो वहाँ का जो कारोबार है वो सब थोड़ा थोड़ा बिखर गया। मतलब एक आदमी स्टेडी आदमी होता है, वन मैन शो, तो दूसरा कोई आदमी नहीं होता, तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, मैंने सजेशन दिया कि आप ऐसा ऐसा करके पूरा कर दो। बोले ठीक है। आज ये आदमी भी खुश है, ये आदमी मेरे वीडियो देखता है, और अगर मैंने नई स्टेटस में रखा तो बोले स्वामी जी 2 दिन से कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपना दर्द दबा देता है और अपनी खुशी व्यक्त करता है, उसे भी अच्छा लगता है कि आप जो वहाँ कर रहे हो ना बहुत बढ़िया है, हम यहाँ बैठे बैठे खुश है। और कितने दोस्तों ने फिर सखा जी के बारे में मुझे सवाल उठाना चालू किया। तो पहले मैंने वीडियो यहाँ डाले 1-2, यहाँ से वीडियो गए, उसमें मैंने बताया कि मैं 2 दिन की उनकी विजिट के लिए आया था। मुझे भी पता नहीं था कि मैं इस तरह इतना रुक जाऊंगा। हम चलते चलते हैं, मंजिल कहाँ आएगी वो तो हमें पता नहीं होता, बीच में कोई बता दे कि भाई यही आपकी मंजिल है, और मैं रुक गया। और फिर इनसे मेरी जो बातचीत चली, इनके साथ मुझे जिम्मेदारियां इन्होंने इस तरह दी ना, जैसे बच्चे को खिलौना दे देते हैं ना, मुझे भी पता न चले कि जिम्मेदारी है। और इन्होंने समझ के दिया कि ये आदमी काबिल है, ये कर पाएंगे। और जो केयरिंग है, केयरिंग, ये हर जगह जो बड़ा आदमी होता है ना उसकी केयर हम रखते हैं, यहाँ उल्टा हुआ। अब ठंड चालू हुई तो उन्होंने 3 बार बुला के पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ ठंड इतनी है ना, आपने शायद सही हो ना सही हो, यहाँ जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, टोपी चाहिए, मोजे चाहिए। मैंने बोला देखो स्वामी जी मैं हर प्रकृति में हर तरह से गुजरा हूँ। नर्मदा परिक्रमा में मैं गिर गया, भूखा रहा, न खाया, जंगल में पास हुआ, ये सब परिस्थिति। बोले ये सब बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी, क्यों मना कर रहे हो? मना करने के बावजूद भी ये जो जैकेट पहना ना इन्होंने लाके पिया। मेरे पास अंदर स्वेटर भी है। तो मैंने बोला अरे ये क्या जरूर? बोले जरूरी है, हमें जरूरी ही लगता है, आपको जरूर। मतलब कितनी बार इन्होंने कभी मैं निकला, एक दिन सुबह मैं 6 बजे संगीत के लिए निकला, मुझे हंसी आ रही कि मैं टाइम जा रहा था तो मतलब लेट होना, और मैं मेरे काम में शिस्तबद्ध हूँ, तो दौड़ के जा रहा था, चप्पल नहीं, तो रोक दिया। वो देख गए, बाहर बैठे थे, मुझे पता नहीं कि इतनी जल्दी उठ के कौन बैठता है बाहर। बोले स्वामी जी आपके चप्पल नहीं है? मैं बोला चप्पल है लेकिन मुझे जल्दी है। अब जो अपने 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 कहो ना, इनको भी इतना सहज ख्याल नहीं आता, अपनों के लिए इतनी गहराई वाली सोच शायद आती हो। और इनका ये मुझे फिर अंदर टच कर गया, और इन्होंने मुझे 1-2 बार इस तरीके से बुलाया, इतना सम्मान दिया कि मैं सुनकर थोड़ा हैरान हो रह गया। और इनके पास सम्मान की उम्मीद रखना, हमें उनका सम्मान है ये अलग बात है, लेकिन वो किसी का सम्मान करे, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ कुछ भी करूँ तो मेरी अपने आप जिम्मेदारी है। तो अब मैं जो काम करता हूँ इस प्रीमाइसिस में, इन्होंने एक बार बोला भी मुझे, ये जब कुछ पी रहे थे तो मैंने कुछ उठाया तो रोक दिया। बोले करने वाले बच्चे बहुत है अपने पास, क्या जरूर है, क्यों रख दो? मैं बोला इसमें क्या है, ये तो इधर से उधर नहीं, तुम्हारा स्वभाव है ये अलग बात है, लेकिन तुम मेरे साथ बैठे हो, हम बात कर रहे हैं, बात में सम्मिलित हो जाओ। अब इनसे पर्सनल मिलके अब जो वीडियो डालते हैं ना, तो मैं इनकी कमेंट भी पढ़ता हूँ। यहाँ के जो हमारे परिवार के लोग हैं,
इनका हर एक व्यक्ति का मेरे पास स्टडी है। सबको मैं डीपली जानता हूँ, कौन कितने में है, कौन कैसा है, किसको यहाँ लगाव है, किसको नहीं है, किसको सिर्फ काम करना है और कौन अपना समझ के कर रहा है। मैं सब जानता हूँ। क्यों? कि मुझे इन्होंने जो कहा ना वो चुप गया। अगर घर में एक आदमी है जिसको तुमने वडील समझ रखा है, अपना कोई जिम्मेदार समझ रखा है, अगर वो आदमी को कुछ पता नहीं है तो वो आदमी का काम क्या है? अपने घर में बूढ़े बाप दादा हो, वो सिर्फ एक खटिया में पड़े हैं तो भी बहुत समझ जाता है। तो मैंने सोचा अब ये जिम्मेदारी है। अब इन्होंने 2-4 मीटिंग भरी तो बताया कि ये जो बातें कह रहा था इनकी तारीफ नहीं है, उनसे मुझे कुछ दिया नहीं जाता है कि मेरी तारीफ करो, लेकिन जो मैंने हर जगह देखा ना, मुझे लगता है कि जो लोग गलत सोचते हैं, गलत कमेंट करते हैं, इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इनको समझना चाहिए, मेरी बात उनको मैं पहुंचाना चाहता हूँ जो इनको बिल्कुल गलत समझते नहीं और इनकी वीडियो से माध्यम से अंदाज लगा लेते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं ये मेरा निजी अनुभव इसीलिए शेयर करता हूँ कि सबकी आंख खुले, सबको पता चले। मेरा यहाँ कोई लेन देन नहीं है, मेरी इनसे कोई शर्त भी नहीं है कि मैं यहाँ कल रहूँ न रहूँ। आज तक कोई शर्त होती नहीं प्यार में, ऐसी बात है हमारी। फिर भी मुझे एक घर के आदमी की तरह रखा जाता है, मेरा पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे तो परिवार के लिए इनका स्नेह बना है। कभी अचानक बुला के पूछ लेते हैं कि किसके पास जूते नहीं है, किसके पास ये चीज़ नहीं है। तब मुझे ताजुब लगता है कि इनको कैसे पता चलता है। और मेरे पास शायद कोई चीज़ नहीं थी, वो भी इनको पता चल गई थी। कभी कभार तो ऐसा होता है, 2-4 दिन पहले सवाल जवाब थे ना, तो मैं सवाल करता हूँ तो एक लास्ट सवाल बाकी था, इन्होंने जवाब दे दिया। फिर पूछा कभी स्वामी जी कोई सवाल? मैंने बोला जो जवाब दे दिया ये सवाल है अभी मेरे पास। बोली ऐसा भी? मैं बोला हाँ। तो फिर सब मतलब ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो इनको पता भी नहीं था कि मैं लिखता हूँ और कौन क्या लिखवाता है। कल की बात है, एक पेशेंट यहाँ हमारा जो वेलनेस है, सखा वेलनेस, इसमें ट्रीटमेंट लेने आया। तो अंदर वो बात कर रहा था कि स्वामी जी यहाँ मुझे कुछ बात करनी है, तो मैं डायरेक्ट पहुँचाऊँ या दिव्या जी से बात करूँ या उनसे बात करूँ? मैं बोला देखो स्वामी जी आपकी बात क्या है, खाली बात बता दो। तीनों ने बात बता दी। तो अंदर में सखा जी को मैसेज कर रहा था, लिख दिया मैंने मैसेज। हम दोनों 7 बार निकले। सखा जी ने बोला आइए आपकी जरूर है। वो बंदे को उन्होंने बुला लिया, बड़ा डिस्कशन हुआ, फिर वो तो चले गए। फिर इन्होंने मैसेज पढ़ा तो दिव्या जी से बताया कि देखो ये बात हो गई, बाद में मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब ये टेलीपैथी होती है, जैसे आप बोलते हो ना टेलीपैथी। हमारे मन की बात कभी इनकी मन की बात होती। कभी कोई मुझे बोले स्वामी जी से बात, कल या परसों किसी ने मुझे बोला स्वामी जी से बात जरा, तो मैं गया। तो मैंने 2-3 बातें इनको पूछ ली, क्योंकि यहाँ किसी को ओशो का संन्यास लेना हो तो जो लोग वीडियो में ये सब देखेंगे तो इनकी मतलब खुजली हो जाएगी। कुछ जो लोग मानते हैं इनको लगेगा कि अच्छा, अब इनको ओशो के प्रति कितना भाव, वो कितनी बार बोल चुके क्या प्रेम है, कैसा प्रेम है, लेकिन प्रेम की कोई परिभाषा ये दुनिया में शायद कोई समझा हो। ऐसी बात हुई है इनके साथ भी। तो इनके भीतर जो भाव था ओशो की वजह से तो ये सब शुरू किया। और अभी भी उन्होंने बताया कि नाम निकाला है। अभी कोई स्त्री शादी करने के बाद अपना मंगलसूत्र इधर उधर रख दे, इसका मतलब तलाक नहीं होगा। अब उनके भीतर झांकने की क्षमता है। अगर कोई झांक सकता है तो मैं बताऊं, अगर आप पूछते हो कि आप झांक सकते हो तो मैं बताऊं कि मेरी क्षमता है। मैंने इनके भीतर मीरा देखी है। मीरा का नाच आपने देखा कभी? मैंने इनके भीतर बुद्ध देखा, कभी बुद्ध की करुणा देखी इनमें? मैं ये सब बातें करता हूं, इसका मतलब ये है कि ये करुणा देखने की क्षमता हो, तुम्हारा नजरिया हो, तो ये सब इनके भीतर है। लेकिन आपको तो उल्टा देखना है, आपको देखना ही है, आपकी धारणा ही है कि गलती ढूंढना है। तो इनकी फोटो में वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या पहना है, इनके पहनावे पे आपकी नजर है। आर पार देखने की क्षमता हो तो ये सब मैं इनके भीतर देख रहा हूँ। वरना मुझे क्या जरूरत थी कि 2 दिन के लिए आया था, आज 5 महीना पूरा हो गया।
मैं हिला डुला नहीं। और एक खास बात बता दूं आपको, इनके पास जो प्रेम है, इन्होंने प्रेम के बारे में बहुत बताया, और बहुत पुराने जमाने की बात बताऊं, मैं आज के प्रेम की बात बता दूं। थोड़े दिन पहले मुझे घर जाना था, मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया, परिवार है मेरा बड़ा, ओशो के संन्यास में परिवार है, ये कितना लोगों को पता नहीं है। मुझे यहाँ कितने लोगों ने सवाल किया, मेरा बड़ा परिवार है। तो मैंने घर जाना चाहा, तो मैंने बोला स्वामी जी मैं 2-4 दिन के लिए जाके आऊँ। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया ना, सटीक जवाब बोलते हैं। इन्होंने बोला कि मैंने मैसेज लिखा, मैं फ़ोन से बात किसी से नहीं करता, हमारा भी मैसेंजर से चलता है, 2 प्रेमी है हम। तो इन्होंने लिखा कि ऑफिस में आ जाओ। तो मैं ऑफिस में गया, बोले बैठो क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला 2-3 दिन के लिए कोई एकदम बीमार है जो अब जाने की तैयारी है, और किसी के वहाँ शादी है, 2-4 ओकेजन है, तो मैं 2-3 दिन में। बोले अभी तो क्या कैसे समझाऊँ आपको, आप खुद समझते हो, आपको समझाए तो कैसे समझाए। एक बात करो, चलो तुम्हें थोड़ा मौका देता हूँ, थोड़ा सोच लो, आप खुद तय करो। अरे ये तो फिर जिम्मेदारी आ गई। अब इन्होंने तय करना बोला, तो मैं मेरे रूम में आया, मैंने बहुत मतलब तर्क वितर्क लड़ाए, मानसिक रूप से मैं मेरे से खुद से लड़ा कि अब, क्योंकि 40 दिन की ये जो महोत्सव वाली बात चल रही थी, तो फिर मैंने मैसेज में लिख दिया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो हमारी बात वहाँ पूरी हो गई। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने याद दिलाया, कब वो बात याद है ना स्वामी जी आपको, 40 दिन के बाद। तो बोले आप बेफिक्र रहो, ये मुझे याद है, आपको कब जाना कब आना ये भी मैंने तय कर लिया है। मतलब है जो करना होता है, तुम एक बार इनके साथ दिल से गहराई से जुड़ जाओ, गहराई से जुड़ो, हाँ पता लग जाता है। तुम किनारे किनारे पड़े हो तो कुछ क्या मिलेगा अगर अभी- आपको कुछ पाना है। अभी स्वामी जी हमारे यहाँ पे आश्रम आने से पहले की बात है, स्वामी जी का फोन पहुंचता है, हाँ भाई रिजवान क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं स्वामी जी, बस ऐसे ही काम धंधा चल रहा है। क्या बात, इरादा है आने का। हाँ आएंगे, देखो 15-20 तारीख तक आएंगे, आपका महोत्सव आप चालू करिए। बोले अच्छा ठीक है, कौन कौन आ रहा है। हम आएंगे, महमूद भाई आएंगे, 2-4 लोग बताया, हमारे शहर के लोग आने को है। तो कह रहा ठीक है। 2-3 दिन के बाद फिर फोन, 2 दिन के बाद पहुंच रहा है, क्या क्या इरादा बना तुम्हारा। हमने बता दिया आएंगे तो आएंगे यार। बोले कि फिर कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर दोबारा फिर फोन पहुंचता है, तुम्हें 10 तारीख को आना है। मेरा इरादा नहीं था बिल्कुल आने का, बोले 10 तारीख को आना है। तुरंत हमने फोन किया, एकदम अर्जेंट रजिस्ट्रेशन कराया और 10 तारीख को आ गए। कल मतलब उन्होंने कहा 10 तारीख को आना, तो मुझे 10 तारीख को आना। हम सोचे बैठे थे, पहले तो सोचा ही नहीं था आने के लिए। जब इनका फोन गया तो हमने कहा आएंगे 10-15 तारीख तक। नहीं, अभी इनको समझना जी। थोड़ी कठिन बात बहुत है, कठिन है, क्योंकि इनके साथ रहना भी ऐसा वैसा आदमी नहीं रह नहीं पाएगा, रह सकता है। क्योंकि उनकी शिस्त भी ऐसी है, वो सौंदर्य के पुजारी है। जी जी अगर जरा भी कुछ इधर उधर हो तो कब क्या बोल देंगे वो भी पता नहीं। तो देखो अब हमारे वहाँ ये सब जो गड़बड़ हुई, गड़बड़ यानी मीन ये नाम बदलाव हुआ, ओशो का नाम हटा के ये सब जो वेलनेस का नाम बढ़ा दिया, उसके पीछे भी लंबी कहानी है जो वो तो नहीं बताते, लेकिन लोग समझने को राजी नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मैं इनके पास इतना क्लोज हूँ, क्योंकि इनका दर्द मैंने देखा है। क्योंकि जो मौलिक गया, उसके साथ जो चांदनी थी उसकी बेटी लेके वो गई। अब ये बेटी हमारे पूरे परिवार की एक बड़ी खिलौना, हाँ खिलौना क्या समझो, सांस थी, हमारी सांस थी। और मुझे भी इतना उससे ताल्लुक था ना कि मैंने जब ये सुना ना, मैंने 2 रात तक मैं मेरी रूम में रोया ही रहा, बस मैं रोता ही रहा। और मैंने 2 दिन तक खाया नहीं, रोया नहीं मुझे कुछ, क्योंकि सखा का इससे बेहतर हाल था। ये अंदर से इतने टूट चुके थे ना, ये इतना तो डिसीजन लिया ना, दूसरा आदमी डिसीजन भी नहीं ले पाता, क्योंकि वो इतना टूट जाता, इतना इनके अंदर जो दर्द बना ना, वो इतने टूट चुके ना, कुछ सुझाने इनको। और अभी भी वो दर्द गहरा रहा है अंदर, घुट घुट रहे हैं। लेकिन हम सब तो बता देते हैं,
कभी कभार ऐसा होता है कि घर का मुखिया है, किसको दर्द बांटे, वो परिवार को हैं? संभालने में लगा बाप हुआ है। किसको कहेगा जाके। बच्चे तो आगे बाप की गोदी में गिर जाएंगे, माँ की गोदी में गिर जाएंगे। लास्ट तो ये रहता है कि ये कहने दर्द को जगह किसको ही नहीं बांटे, रहता। किसको बताए। अब इनका दर्द पढ़ना आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं। तो मैं जाके बैठता हूँ, कभी हम दोनों बैठते हैं तो ये शेयरिंग होता है तो स्वामी जी ये जो हुआ, फिर मैं पहले से बता देता हूँ तुम्हें जो होता है वो मैं फील करता हूँ, और किसी का दर्द फील करना कोई कम बात नहीं है। सही है। अब इसलिए मेरा इनसे थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, और वो काम बताते हैं तो इन्हें पता है कि हो जाएगा, नहीं तो नहीं बताते। वो मना भी करते हैं, कभी बोले ये काम स्वामी जी आपके लिए नहीं है, तो मैं समझ जाता हूँ। अगर कोई काम बताया तो इनको यकीन होता है, और मेरा थोड़ा क्या है, मैं मोमेंटम हूँ। अभी जो काम बताओगे आप तो मैं तुरंत दौड़ के कर दूंगा। आप कहोगे शाम को आप ये काम करना, तो मैं सॉरी कह दूंगा, क्योंकि शाम को किसी से करवा देगा। शाम को फिर बोलना मुझे कि ये काम है अभी, क्योंकि मैं ऐसे गिनती रखूँ, ऐसा काम तो मैं सब करने को राजी हूँ मेरी, और मेरे हिसाब से बताते हैं। इन्हें पता है कि मुझे क्या, और सबके बारे में इनको पता है जी, किसको क्या कि लगाना है, कौन पूरा बंदा क्या काम कर पाएगा, किसको कौन सा काम देना लगाना चाहिए। सब और जब मीटिंग होती है तो एक एक को चुन के काम देते हैं, काम कभी देते आप ये काम दो, आप ये काम लो, आप ये काम लो। और मैंने यहाँ के लिए 2 गाने बनाए थे, उसके वीडियो मैंने किए 2-4 बार। मैंने इस तरह से मेरा वीडियो यहाँ की बात बताई, क्योंकि लोगों ने तो ऐसी छोटी छोटी बातें पकड़ी ने कि हम ऋषिकेश में इस बात के प्रचार अर्थे गए न, तो किसी ने लिखा स्वामी जी आप इतना जुलूस कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नगर यात्रा कर रहे हो, किसी के गले में माला नहीं है। अरे ये मीरा का नाच नहीं दिखा आपको? ये नाच रहे हैं, चैतन्य प्रभु नहीं दिखे आपको? कोई किसी में चैतन्य के दर्शन नहीं हुए? आपके गले में माला नहीं है, वहीं पे अटके हो आप। मतलब ये देखने का नजरिया देखो, चूक ढूंढ रहे हो। माला पहनी था, पहनी जिस दिन हमें सन्यास लिया माला पहनी, घट गई, माला दिखती नहीं है। माला तो है ही हमारे पास। अगर तुम्हें न दिखाई दे तो तुम्हारा दोष है, क्योंकि तुम्हारा देखने का नजरिया नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वेलनेस है, एक्चुअली ओशो के नाम से इन्होंने शुरू किया है। इनका ओशो से प्रेम, जैसे सनातन की व्याख्या है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, ऐसे ओशो का प्रेम इनके साथ वैसा ही है, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन आप अपनी तरह से कुछ भी व्याख्या बना लो। एक ही जगह पर 10 आदमियों को कलर छिड़कने को कहा जाए तो वहाँ 10 रंग होंगे, एक रंग नहीं होगा, क्योंकि तुंडे तुंडे मति बिंदा। सोच अपनी है, खुद की मिल्कत है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम्हारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। इतना स्वीकार भाव भी अगर आ जाए तो आप उनको समझ सकते हो। और इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई रातों रात यहाँ बैठ गए। आप ये सब दृश्य देख के समझ रहे हो कि आज ही बन गए, नहीं, और एक ऐसा नहीं है। इनकी भी कहानी है, बहुत इन्होंने जो झेला है, तुम सुनोगे तो तुम्हारी आंख आंसुओं से भर जाएगी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है। तुम आज देख रहे हो, गई काल जो बीती है इन पर पता है आपको? तो ये इनकी लंबी कहानी है, बहुत लंबी यात्रा है। लंबी कुछ यात्रा। पाने के लिए क्या क्या गवाया है उन्होंने, ये जरा जानोगे तो तुम्हारे सवाल गिर जाएंगे। तुम कमेंट में ऐसे गलत सवाल नहीं करोगे, लेकिन आपको पता नहीं। आपने तो अभी दृश्य देखा कि कैसे बैठे हैं, ठाठ से बैठे हैं, क्या पहना है, इनके साथ कौन है, बगल में कितनी है, ये देखा, और इनके दृश्य से आपने कमेंट बना ली। जैसे कविता के दृश्य से ऊपर मुखड़े में एक आदमी बनाया जाता है, विरह वाला बंदा हो, विरह की कविता हो तो विरह वाला बंदा, दाढ़ी वाला, ऐसे ऐसे बना देते। आप भी ठीक वही काम कर रहे हो। तो मेरा ये संदेश है, मैं यहाँ जिस तरह से रह रहा हूँ, मुझे जो मजा मिली है, आने वाले सब खुश। और मैं देखता हूँ जो ट्रीटमेंट लेते आते हैं सखा वेलनेस में, यहाँ से जाते हैं ना। एक बाई गई थोड़े दिन पहले, गाड़ी में बैठते बैठते रोते रोते गई। जितने लोग आते हैं, आज भी जितने यहाँ पर है, आप यहाँ रूबरू मिल के इनको पूछ सकते हो। मैं हर एक को हर रोज पूछता रहता हूँ। और यहाँ जितने बैठे हैं और जितने आए हैं, एक बंदा ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी विजिट नहीं की, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ की खबर रखता हूँ। अगर कहीं चूक है, कुछ भूल है, कुछ बाकी रह जाए, तो परिवार को जो नियुक्त है, जो ये जिम्मेदारियों में है, या सखा को डायरे की बात पहुँचती है और इसका
100% सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन तुम्हें दिक्कत है तो एक ही बात ढूंढोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं है, इसमें कोई क्या करेगा। दिक्कत तो अपने घर में भी होती है, लेकिन हम नहीं कहते। बाहर जाते हैं तो हमें दिक्कत दिखती है। अगर वो नज़रिया घर वाला यहाँ ला दो कि तुम तुम्हारे घर में बैठे हो, दिक्कत गायब हो जाएगी। मेरा बस यही वक्तव्य है, यही कहना है। अगर किसी का कोई और सवाल हो यहाँ स्वामी जी, के बारे में, मेरे बारे में। स्वामी जी, जो लोग कमेंट्स करते हैं ना सखा जी को कि ये ऐसा है, वैसे हैं, जैसे हैं, तो वो क्या करते हैं और उन्हें नंगा होके दिखाते हैं। मैंने ये खास करके देखा, शराब नहीं पीना तो गिलास उन्होंने कुछ बना के रख लिया, हुक्का पी लेना या लड़कियों के साथ बैठना, मतलब उन लोगों को जलाने के लिए वो और ये काम करने लगते हैं। लेकिन देखो अभी जो लोग कमेंट करते हैं नहीं, उन लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। कुछ लोग अच्छे भी हैं। आई लव यू लिखने वाले भी मैंने देखे जी हैं। हाँ, आई लव यू भी लिखते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट मैं कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ कि वो नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ। जी, क्योंकि यहाँ पर रहे हो तो कुछ तो करो, ये ना करो तो वो करो। तो कुछ तो गालियाँ लिखते हैं, जी, इन्हें पता नहीं कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। जी, अब तुम पत्थर फेंकते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? फूल तो नहीं मिल सकता। जो कुदरत का कानून है उसमें से तो कहाँ जाओगे? तुम्हें लगता है कि मैंने लिख दिया और खुश हो गए। कभी कभी इनके भीतर जो भड़ास पड़ी है ना, भरा पड़ा हुआ है। हमारा मानस इस प्रकार का है, वो कहीं नहीं मिलता है और उसी टाइम संजोगवश से वीडियो आ जाता है तो उसमें डाल देते हैं, कचरा पेटी समझ लेते हैं। इनका दोष है, इनका नजरिया है, इसमें सखा का और हमारा किसी का कोई कसूर नहीं है। इंसान है, उसको खुद का जानना और किसी को कोई सवाल हो तो यहाँ के बारे में, मेरे बारे में, सखा जी के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। इससे आगे जो मैंने जाना है वो मैं आपको जानकारी देने को राजी हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी मौका है और मैं मौके पे चौका लगाने का चुकता नहीं, मेरा नियम है। स्वामी जी, आपके ध्यान के अनुभव कैसे रहे? जब आपने ध्यान शुरू किया था तो कैसे ध्यान में रुचि आई? मैंने 97 में महसाणा गुजरात में माँ धर्मज्योति से ओशो का संन्यास लिया है। शुरुआत में तो जब नए नए होते हैं तो ध्यान घटता नहीं है, तो सब अभी मुझे पूछते हैं, ऐसे मैं भी पूछता था कि ज़्यादा टाइम बैठना है तो क्या करे, कैसे करे, और धीरे 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 मन को कैसे स्थिर किया जाता है, बैठना कैसे, सही दिशा कैसी होती है, ध्यान क्या होते हैं। और सच में यात्रा शुरू करने में तो मैं गुजराती राइटर हूँ, कवि हूँ। मेरा छोटा भाई भी एक कवि है, राइटर है। तो उसके पास एक ओशो की किताब गलती से आ गई, तो उसने समझा कि इससे मेरा क्या लेना देना। लेकिन उससे दिमाग में आया कि मेरे बड़े भाई हैं ना, वो इसमें रुचि रखते हैं, इनके पास ऐसी ही किताबें होती है। तो कितने किलोमीटर मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ देने आया कि आपके काम का है, तो मैंने पढ़ा, बस रूपांतरण हो गया। पल का हिसाब है, पल का। खबर नहीं है पल की और बात करे है कल की। मेरे लिए वो पल जीवन बदलाव का, रूपांतरण का एक मौका हो गया। ये मैंने पढ़ा, फिर मैं अंदर लिखा था वो पते पर गया, उसने बोला महसाणा जाइए, मैं महसाणा गया। फिर मैंने शिविर भरना चालू किया। तो शिविर कितना किया? बहुत शिविर किया, क्योंकि मेरी जॉब चालू थी, इनकम भी चालू थी। और मैंने उनको बता दिया था कि भाई देखो, जिस दिन मुझे 3 दिन की छुट्टी नहीं दोगे, जॉब मेरा बंद। और मेरा जॉब अच्छा था, स्टोर कीपर था मैं, स्टोर कम परचेज इंचार्ज, मैनेजर जैसी पोस्ट थी, तो वो मुझे मना भी नहीं कर सकते थे। परमात्मा की दया देखो कि वो ऑनर खुद मेरे साथ आया, उसने 2000 रुपये का ओशो का किताब लिया, सब कुछ लिया। और उसने ये भी बोला कि अब आप 3 दिन आओगे तो आपका पगार भी नहीं कटेगा और आपकी शिविर की फीस भी मैं चुकाऊंगा। जब देने वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है, इसको बोलते हैं। मेरी पत्नी को कैसे ले जाना संन्यास में? परिवार में एक कोई सदस्य होना जरूरी है। तो मैंने इनको बताया कि भी देखो, 4 दिन के लिए आप घर काम करके थक जाती हो, आपको कोई विश्राम नहीं मिलता, किसी को तुम्हारे पर करुणा नहीं आती। मैं बुद्ध होने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, करुणा है कि चलो मेरे साथ 4 दिन खाओ पियो मौज करो, झूले पर झूलो। तो वो तो राजी हो गई, करे मेरा पति तो बहुत अच्छा है, दिमाग अच्छा चल रहा है, मेरी इतनी खबर रखता है। तो मैं महसाणा इनको ले गया कि बोले देखो ये झूला है, यहाँ खाना है, आपको कुछ नहीं, आराम के सिवा कुछ नहीं करना है। पत्नी को इतना दो, ये तो गिफ्ट दे दिया बड़ा।
वो तो राजी हो गई, प्रसन्नचित हो गई। अरे मैं तो समझ रही थी वो गलत है, वो तो अच्छा आदमी है। पहली बार अच्छा आदमी समझा मुझे ओशो की सन्यासी होने के बाद। पहले तो नहीं था और समझा भी नहीं, और रियल में मैं वैसा था भी नहीं। तो फिर वहाँ इन्होंने देखा तो सबको चेयर देके बिठाया गया था। तो मैं मतलब कोई ध्यान कर रहा था, लेकिन मुझे जैसे हम मंदिर में जाके जूते में नजर रखते हैं, मैं पत्नी में नजर रखता था। मैंने पीछे देखा तो धीरे धीरे नाच रही थी। मैंने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। मैंने ओशो को बोला, ओशो तुम्हारा शुक्रिया, अरे बस तुम जो यही पिलाते हो, आज तुमने उसको भी पिला दी, मौज आ गई। फिर उसने शिविर में आना चालू किया कि मुझे 4-4 दिन आप साथ ले जाओ, मुझे तो अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन कहीं कोई शिविर में बोला कि भाई आज ये ओशो का बर्थ डेट है, जिसको संन्यास लेने का है। तो मुझे बोला ये क्या बोल रहे हैं। मैं बोला देखो, यहाँ मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, यहाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सब मेरे दोस्त है, परिवार वाले, आप भी मेरी दोस्त हो, आप जाके पूछिए। तो उन्होंने जाके पूछा, नाम भी लिखवा दिया, और माधवपुर घेड़ गुजरात के अंदर उन्होंने स्वामी ब्रह्म वेदांत जी से उन्होंने संन्यास लिया, बिना कुछ कहे, सिर्फ बात से ही संन्यास घटित हुआ। आज वो गुजरात में काम कर रही है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरी एक बेटी है, वो भी गुजरात में काम कर रही है। मैं जैसे यहाँ ये बोल रहा हूँ, वो मैंने जो लिखा है, मेरी कविताएं हैं, मेरी गज़लें हैं, मेरे ओशो का गीत है, वो महफिल में सुनाती है। मैं यहाँ महफिल सजाता हूँ, वो वहाँ महफिल सजाती है। परमात्मा का खेल देखो, जब वो देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये सवाल है मेरा, तुम्हारे सवाल का ये जवाब है भैया। अभी तो देखो ये पियक्कर मौज में है, मेरी मस्ती देखो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई, यहाँ लेके आई। अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो मौका है, पूछ लो, फिर उतर जाएगी। अभी पूरी फुल नशे में बैठे हुए हैं। वो जाम है जो इसकी पी हुई उतरने वाला नहीं, ये वो तो बार बार पीनी पड़ती है। पैक लगाओ, पियो, ये तो एक बार पी ली है, जिंदगी आखिरी सांस तक चलने वाली है। ये इसमें कोई उतरने का सवाल ही नहीं है। ये वो नशा है जो नहीं, इसमें चूकना नहीं है। ये नशे में तो जो मजा आ गया है। ठीक है, कोई सवाल कोई हम लोगों से? रजनीशपुरम रखा और फिर हटा, इस बारे में आपने अपना अनुभव बता दिया? हाँ, बताया, फिर भी हाँ मैंने बोल दिया, फिर भी मैं बताऊं कि जो हादसा हमारे लिए हादसा है, जो घटना घटी कि मुझे 5-6 महीना हुआ, लेकिन जो लोग सखा जी के साथ रह रहे थे, मतलब कितने साल हो गए थे, 5 साल, 8 साल, 2 साल, और सखा जी ने एक इनका ये जो समझो वो यकीन कर लेना पहली बात है। मुझे कब तक मेरा नाम गाम ठाम कुछ पूछा नहीं था, स्वामी जी बस। इस तरह जो कोई आया बंदा मन में आया तो ठीक है, हाँ भाई रुक जाओ, रह जाओ, कल से ठीक है। तो इतने साल साथ में रहा, खाया पिया, मौज किया, यहाँ आनंद लिया। इस जगह में एक दिन रहने के लिए कितनी परमिशन लो, कितना पूछना, कैसे गुजरना, और उनको इतने साल यहाँ रखना, और इनका प्रेम। मुझे तो बोले ने कल से एक टाइम खाना, फिर भी यहाँ रहने को राजी हूँ। सुबह चाय नाश्ता मिले, बोले खाना 2 टाइम नहीं, फिर भी मैं राजी हूँ। क्योंकि ये धरती पर ऐसे व्यक्ति के साथ, व्यक्ति कहना भी मेरे लिए कहने के लिए कह रहा हूँ, इनमें जो कुछ प्रगट है, जो अप्रगट है, जो आप नहीं देख पाते, इसका एक मजा लेना ये लोग नहीं समझ पाए। इतने साल के बाद भी मैं अभी भी जाना चाहूँ तो मेरे कदम जाने को राजी नहीं। वो लोग इतना टाइम इनके साथ गुजार कर इस तरह गए, और जाना ही चाह तो इनके दिल पर से गुजर कर नहीं जाना चाहिए था।
इनके दिल पर पांव रख के नहीं जाना चाहिए था। कुछ देर ठहर जाते, मुझे जैसे कहा तो मैं मान गया, ठीक है सुधा जी आप सही कह रहे हो, आपके वहाँ रह रहा हूँ, आपकी चाह मेरी चाह है, हमारी दोनों की चाह मिल जाए तो और चाह हो जाएगी। तो इनका दिल टूट गया तो ये कुछ नहीं कर पाए। फिर इन्होंने फैसला किया कि अगर मेरे साथ परिवार में ऐसे ही लोग रहेंगे, ऐसे ही लोग आएंगे जाएंगे तो क्या होगा, आखिर इसका अंजाम क्या होगा। तो इन्होंने सोचा कि मेरे पास बिजनेस तो है, जो बिजनेस में से सखा वेलनेस में से जो पैसे आते हैं उनमें से शिविर किया, इनमें से ये किया, जो कुछ हो रहा है उनमें से हो रहा है, तो उनमें ज़्यादा ध्यान दिया जाए या नाम बदल दिया जाए ताकि ऐसे लोग ना आए। और सही में एक बात बताऊँ कि आज के दिन में जो लोग यहाँ ठहरे हैं या है अभी मौजूद, गिने चुने लोग हैं, लेकिन अव्वल नंबर के लोग हमने देखा, जाना परखा, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति इस प्रीमाइसिस में प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं ये भी बात बता दूं कि किसी की आने की हिम्मत नहीं है, अगर आ गया, कितने लोग आए ना खुद ब खुद वो चले गए, अगर फिर भी नहीं चले जा सकते तो अगर मेरे जैसे आदमी को यहाँ जिम्मेदारी दी है तो सबको समझना चाहिए कि कुछ जिम्मेदार आदमी यहाँ अपने आप है और अपने ढंग से कुछ तरकीब ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे साथ वाले ही है, वो अकेले नहीं है। और नाम बदलने से तो कितने सवाल हुए, हम नहीं आएंगे, हमें फीस वापस लेनी है, नाम क्यों बदला, नाम में क्या रखा है, ये बात तुम नहीं समझते हो। अगर तुम्हें प्रवचन करने को कहा जाए तुम ही बताओगे कि नाम में क्या रखा है, और अभी तुम नाम के लिए इतनी ये कर रहे हो। जब वो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, आज तक अभी तक ओशो की फोटो बुद्धावल में मौजूद है। ओशो का संन्यास कल यहाँ हुआ, बड़ी ताजुब की हैरानी की बात है, कुछ भी नहीं बदला। अब तुम सोचो, जिस जगह के बारे में तुम गलत अंतसंत सोच लेते हो, कल की घटना है, ताजा खबर, ताजा कलम, एक ओशो सन्यासी एक इच्छुक को, चाहने वाले को सन्यास दे, ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि यहाँ ओशो है। तो ओशो के नाम से कोई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, बंदा वही है, उनके विचार वही है, लेकिन फर्क इतना है कि तुम आश्रम बनाते हो, शिविर करते हो, बड़ी बड़ी फीस रखते हो। ओशो ने तुम्हें ये सब दिया है, अच्छा है, ओशो के सन्यासियों को ओशो की ओर से गिफ्ट मिली है कि आप चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन अगर कोई फ्री करता है तो उनके बारे में भी कुछ सोचो जरा, ये करने जैसा काम है ऐसा बोलो। कितने लोग बोलते हैं तो आदत डालते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओशो ने नहीं कहा है, ओशो ने बहुत कुछ कहा है जो तुमने आज तक जाना नहीं, तुम्हें आज तक पता नहीं है ओशो ने जो कहा है वो तुम सुन ना पाओगे। ओशो ने ये भी कहा है कि अगर इंसान ध्यान की गहराई में जाएगा तो फिर अपने आप कुछ न कुछ प्रकट होगा, वो प्रकट हुआ है इनके भीतर, आप नहीं देख पाते, ध्यान की गहराई में गए नहीं आप, आपने स्वाद चखा ही नहीं। तो नाम बदलने से कुछ नहीं बदला है। देखो हम भी यही चोगा पहने हुए हैं, हम यही मौज मस्ती में है। अगर ऐसा ही होता तो कोई ओशो सन्यासी यहाँ कैसे होते, आपके सामने बैठे हैं ओशो सन्यासी ही है। हाँ इतना फर्क है, समझ का फेर है, कुछ पॉजिटिव सोच लेते हैं, कभी हमारा तो वेलकम हो रहा है, वरना लिखा नहीं जाता कि ओशो सन्यासी नहीं, मेरे सन्यासी है, मेरी माला पहनते हैं वही आए। हम परिवार में देखते हैं कि हमारे घर वाले आ गए 6 लोग, बस टॉपर लगा दो, हमारा परिवार पूरा। यहाँ ऐसा तो है नहीं, जो सन्यासी नहीं है वो आ रहे हैं, जिनको उससे स्वाद है, जो उनकी माला पहनी है वो आ रहे हैं, उनको चाहते हैं वो आ रहे हैं, ओशो को चाहने वाले आ रहे हैं, यहाँ तो सब आ रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ पर है। तो नाम बदलने की वजह यही है कि जिस वेलनेस से ये सब हो रहा था, वेलनेस को बढ़ावा दे दिया। रजनीशपुरम रखने से तो सब लोग आते, और इसमें शायद जो हादसा घटा, जो घटना बनी, ऐसे कोई 2-4 आ जाते तो क्या होता सोचिए आप जरा। ये कुछ न हो जाए, ये इसलिए अगमचेती बस ये स्टेप लिया, वरना मना तो आज भी किसी को नहीं किया। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो मौज मना रहे हैं, आप आश्रम की हर रोज की वीडियो देखते हो,
वो शो इनकी प्रवचन की वीडियो सुनते हो। सखा जी हर रोज मौज कराते हैं, ऐसे तो रोज बाहर भी नहीं आते। अभी जो लोग यहाँ आए हैं इनके लिए खास 2 घंटे 3 घंटे आराम से वार्तालाप करते हैं, सबके प्रश्नोत्तरी हो रही है, सबको उत्तर मिल रहे हैं। जो खाना पकता है इससे बेहतर कुछ बनाया जा रहा है, सुविधा तो पहले से मौजूद है। अगर कोई लोग नहीं आए लेकिन उनके लिए भी सुविधा थी, यहाँ नहीं आए तो क्या करे, सुविधा तो पहले से बना रखी है। तो नाम बदलने का कोई बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ घट जाती है ना, फिर हम संवर जाते हैं। बिजली का करंट कहीं लगता है ना, तो फिर हम चेकिंग करवा रहे थे कि इलेक्ट्रिशियन को बुला के पूरा जगह, और एक स्विच बना के सबको बता देते हैं कि मेन स्विच है, अगर हादसा हो जाए तो ये दबा देना। तो ये हमने मेन स्विच दबा दी है और कुछ नहीं है, समझ जाओ। नाम बदल